नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ड्रीम ऑफ सिलेक्शन डे में। जैसा कि हम संविधान के अनुच्छेदों की सभी श्रृंखला लाए थे, इसके पहले 2 वीडियो में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 11 तक के यानी भाग 1 और भाग 2 को पूर्ण रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज हम संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट से जो संबंधित है अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण, संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। जब हमारे संविधान सभा वालों ने भी इसका निर्माण किया था तो समझिए कि लगभग 38 दिन तक अकेले बहस सिर्फ मूल अधिकारों को लेकर हुई थी। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है, ठीक है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, क्योंकि इसका रुख देखिए कि ये संविधान लागू होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट जो होते हैं, वर्डिक्ट के बाद क्या निर्णय आता है, उसका भी बहुत हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। इसलिए हमेशा इसमें अपडेट रहने की आवश्यकता है, ठीक है, कि कब क्या नियम आ रहे हैं, वर्तमान में क्या नियम है, इसके पहले क्या थे। इसके पहले जो अनुच्छेद 11 तक चर्चा किए थे, मुझे आशा सब याद हो गए होंगे, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं आज मूल अधिकारों से संबंधित। तो देखिए, आखिरकार मूल अधिकार कहते किसे हैं, तो समझ लीजिए। देखिए, मूल अधिकार मतलब ये बेसिक हैं, इसी के ऊपर आगे सबका निर्माण होगा, जितने भी अधिकार हैं। अर्थात जिस अधिकार के ऊपर ही सभी अधिकारों का निर्माण होता है उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, ऐसे, ठीक है। या और अच्छे से समझें तो जिस अधिकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति का यानी सार्वभौमिक या चहुमुखी विकास होता है, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, यानी सब विकास हो, जिससे उन अधिकारों को हम कहते हैं मूल अधिकार। तो देखिए, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें अधिकार दिए गए हैं, इनसे हमारा सामाजिक विकास भी होता है, आर्थिक विकास भी होता है, राजनीतिक विकास भी होता है, धार्मिक विकास भी होता है। अतः इसलिए हम अनुच्छेद 12 से 35 तक के भाग को मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ये घटना है 1215 में, जब वहाँ के सम्राट जॉन हे थे। उन्होंने अपनी जनता को एक डॉक्यूमेंट्स में लिख के अधिकार दिए थे कि आज से आपको ये अधिकार है। तो जब उस अधिकार पत्र को दिया गया था लोगों को, तो लोगों ने उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा नाम से पुकारा। देखियो, विश्व में पहली बार स्पेशल हुआ था, इसलिए उसे स्पेशल नाम दिया गया। लोगों ने उसे मैग्ना कार्टा कह के पुकारा, जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिला, ठीक है। तभी से मैग्ना कार्टा एक विशेष शब्द बन गया, ठीक है। और पूरे विश्व में प्रथम लिखित दस्तावेज अधिकारों से संबंधित ये मैग्ना कार्टा माना जाता, ठीक है। बाद में 1789 ईस्वी में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स बिल आया, जिसमें फ्रांस के उस समय राजा ने फ्रांस की जनता को मूल अधिकार दिए। वो मूल अधिकार जब फ्रांस की जनता को प्राप्त हुए, तो फ्रांस की जनता एक बहुत सजग जनता थी, वो अपने मूल अधिकारों के लिए हमेशा सेंसिटिव रहती थी, ठीक है। तो जब फ्रांस की क्रांति होती है, देखते हैं 1789 ईस्वी में, जब लुई 16वां वहाँ के शासक थे, उन्होंने अतिक्रमण किया। जो जनता के लिए मूल अधिकार दिए गए थे, उन मूल अधिकारों का लुई 16वां अतिक्रमण करता है, जिसके बाद वहाँ की जनता कोई भी समझौता नहीं करती लुई 16वां से, क्योंकि ये मामला उनके मूल अधिकारों से था। इसलिए आप देखते हैं कि उन्होंने अपने स्वयं सम्राट को फांसी में चढ़ा दिया। बहुत बड़ा मामला है कि आप अपने ही सम्राट को पनिशमेंट दे रहे हैं अपने मूल अधिकारों के लिए, ठीक है। अगर जनता में ये गुण रहता है तो ये इससे स्पष्ट होता है कि आपके अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। देखते हैं आपकी गुलेटिन के द्वारा लुई 16वां को हत्या की जाती है या फांसी में चढ़ाया जाता है। अगला देखते हैं कि हमारा संविधान जिस दिन से लागू हुआ था, हमारे संविधान में उसी दिन से मूल अधिकार थे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अन्य मामलों में अमेरिका भारत की अपेक्षा बहुत विकसित है, लेकिन इस मामले में अमेरिका भी उतना आगे नहीं था जितना हम निकले। अमेरिका का जब मूल संविधान बना था, मूल संविधान में उन्हें मूल अधिकार नहीं थे, वहाँ के जनता के लिए कोई भी मूल अधिकार नहीं थे। बाद में 1791 ईस्वी में अमेरिका में एक बिल लाया जाता है, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स।
उस बिल ऑफ राइट्स के द्वारा 1791 ईस्वी में अमेरिका के लोगों को मूल अधिकार दिया जाता है। ध्यान रखिए। तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, पूछ लेता है कि क्या बताइए कि अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार थे, तो नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। बाद में 1791 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा ये जोड़े गए थे और विश्व में ये पहली बार हुआ था 1791 ईस्वी में, जब किसी के संविधान में आकर के, ऐसे तो अधिकार पत्र आते रहते थे लेकिन संविधान में उनको नहीं दर्शाया गया था। विश्व में पहली बार अमेरिका ने अपने संविधान में दर्शाया था कि हम अपनी जनता को मूल अधिकार देंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद भारत में मूल अधिकारों का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखना, 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत में मूल अधिकारों की मांग हुई थी। इसके बाद 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट भी भारत की जनता के लिए मूल अधिकारों की मांग करती है। वो भी एक बिल लाती है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, और उसके माध्यम से कहती हैं कि भारत के नागरिकों को, यहाँ के निवासियों को कुछ मूल अधिकार दिए जाना चाहिए। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है, 1928 में पढ़े होंगे नेहरू रिपोर्ट, इतिहास में आप पढ़ेंगे, बताइएगा, उसके लिए भी अलग से लेक्चर बन जाएगा। तो नेहरू रिपोर्ट में जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, उस समिति में थे लेकिन अध्यक्ष नहीं थे। तो नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी मूल अधिकारों की मांग किया था। ठीक है। इसके बाद आगे 1931 ईस्वी में जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तो महात्मा गांधी भी लंदन में मूल अधिकारों की मांग करते हैं, लेकिन ये मांग खारिज की जाती है। इसके बाद जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें भी मूल अधिकारों को नहीं दिया गया, यानी कोई भी चर्चा नहीं की गई 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में। इसके बाद 37-38 में कांग्रेस प्रस्ताव पारित करती है कि भारत की जनता को मूल अधिकार मिलना चाहिए। और आखिरकार जब हमारा संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा में मूल अधिकार दिए जाएं कि न दिए जाएं, इसके बारे में समिति बनाई गई। जब संविधान सभा थी, उसमें देखते हैं कई समिति बनी थी, संघ समिति, राज्य समिति, रियासती समिति, बहुत सी समितियाँ थी। उनमें से एक समिति इस बारे में भी बनाई गई थी कि क्या भारत की जनता को मूल अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो 2 समितियाँ थीं, तो वल्लभ भाई पटेल को जो मुख्य यानी समिति थी मूल अधिकारों की, उसका अध्यक्ष बनाया गया, और इसके अंदर एक उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे, हुए थे। यानी 2 लोगों को ये सौंपा गया कार्य कि आप ये बताइए हमें कि हम भारत का जो मूल संविधान बनाने जा रहे हैं, इसमें मूल अधिकार को रखा जाए कि न रखा जाए। तो 2 लोगों के सिफारिश मांगी गई, वल्लभ भाई पटेल जी से और JB कृपलानी जी से। दोनों ने ही ये सिफारिश किया कि हाँ, भारत के इनिशियल जो अभी संविधान है, शुरू से ही मूल अधिकार दिए जाएं। तो ध्यान रखना है कि हमारे जो संविधान में आज जो मूल अधिकार मिले हुए हैं, इनकी सिफारिश किसने किया था, तो 2 लोगों ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल और JB कृपलानी जी ने। इन्हीं की सिफारिश पर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान मिलता है। आगे है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, वो मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ के मॉडल पर आधारित है। तो ध्यान रखना, अमेरिका के मॉडल से, यानी जो अमेरिका का मॉडल है वही मॉडल हूबहू थोड़ा बहुत अंतर करके लिया गया है। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कल का भी बड़ा हो गया था, मुझे लगता है इतने से कम करने में फिर समझ में नहीं आएगा वीडियो, इसलिए थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2-4 मिनट बढ़ जाता है, इससे आप चिंतित ना होइए। और हाँ, अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूला करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगला ये है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसे हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए मैग्ना कार्टा 1215 वाला है, जान है, लेकिन वो अब कहीं भी अगर मूल अधिकारों से अधिकारों की चर्चा होती है तो उसको एक कोटेशन दिया जाता है कि ये तो मैग्ना कार्टा है। तो हम भी जब पहली बार संविधान भाग 3 में मूल अधिकार दिए, तो हम भी ये कहें कि ये तो संविधान का मैग्ना कार्टा है। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है कि संविधान का मैग्ना कार्टा है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार को
संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान द्वारा जो मूल अधिकार हैं वो किसे दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक किसे हैं, नागरिक को कि अनागरिक को कि दोनों को। ठीक, तो ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 12 से 35 में दोनों प्रकार के हैं। कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो सभी को दिए गए हैं, यानी व्यक्ति को दिए गए हैं चाहे जहाँ का व्यक्ति हो, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 अधिकार सिर्फ नागरिकों को हैं, और जो शेष बचते हैं 12 से 35 के बीच में वो सभी के लिए हैं। अब मूल अधिकार की प्रवृत्ति कैसे है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है कि दोनों है। तो ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति है वो दोनों है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। कैसे, तो देखिए जैसे आप अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं या अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सरकारी नौकरियों में नहीं करेगा, विद्यालय संस्थान के प्रवेश में नहीं करेगा। तो देखो, नहीं करेगा एक नकारात्मक प्रवृत्ति है कि राज्य नहीं करेगा ऐसा, इसलिए नकारात्मक प्रवृत्ति है। ठीक है, या भारत के लोग एक दूसरे से छूत को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रवृत्ति है। सकारात्मक प्रवृत्ति कैसे हुई, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, आपको धर्म मानने का अधिकार है, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, तो सकारात्मक बातें हो गई। इसलिए हमारे संविधान में दोनों का सम्मिश्रण है, सकारात्मक प्लस नकारात्मक। तो कहीं भी आए तो दोनों को टिक करना। अगला ये आता है कि क्या मूल अधिकार है एब्सोल्यूट हैं, अत्यांतिक हैं, यानी इनको कभी भी रोका नहीं जा सकता, हमेशा चालू रहेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। विशेष परिस्थितियों में हम अपने मूल अधिकारों का भी निलंबन यानी सस्पेंशन या सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर हाँ मूल अधिकारों को भी रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी लग जाए, लेकिन वहाँ भी कुछ प्रावधान है कि आप अनुच्छेद 20 और 21 को कहीं भी नहीं रोक सकते। यानी अगर देश में इमरजेंसी भी होती है, आपातकाल की स्थिति में भी जो अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार हैं उन्हें आप नहीं रोक पाएंगे। तो अगर इसमें संविधान संशोधन में नियम बनाया गया था। ठीक है, तो इसको समझिए कि अनुच्छेद जो 359 है वो ये कहता है कि अगर, ठीक है, यानी किसी दूसरे देश से हमारा युद्ध हो जाता है, ठीक है, तो दूसरे देश से युद्ध होने के कारण या विवाद होने के कारण राष्ट्रपति हमारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी अनुच्छेदों को सस्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लगाया है, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल लगा है, तो उसमें अनुच्छेद 20-21 प्लस अनुच्छेद 19 को भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं कि मूल अधिकार न्याय योग्य है कि नहीं। तो हाँ, मूल अधिकार न्याय योग्य है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपके मूल अधिकार का कोई हनन कर रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे जो भारत के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो बातें लिखी हैं, अगर सरकार वो काम नहीं कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके नहीं उनको लागू नहीं करा सकते कि देखिए अनुच्छेद इसमें लिखा है। ठीक है, यानी अगर पर्यावरण के बारे में अनुच्छेद 43 के तहत या किसी के भी बारे में जो DPSP में लिखे हैं या धन का समान वितरण जैसे अगर सरकार नहीं कर रही है तो आप ये नहीं जा सकते कि सुप्रीम कोर्ट में कि देखिए इसमें 39 में लिखा है और सरकार ये नहीं कर रही, इसको लागू कराइए। ठीक है, लेकिन अगर 12 से 35 के बीच में अगर कोई आपको अधिकार है और सरकार उसको हनन कर रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसको प्रवर्तित करा सकते हैं। इसलिए मूल अधिकार न्याय योग्य हैं। अगला है कि मूल अधिकारों में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें बहुत वर्डिक्ट हुआ, बहुत वाद विवाद आए, क्या क्या हुआ उसका अगले कहीं चर्चा करेंगे। आज ये समझिए, आज जब वीडियो बनाया जा रहा है इस समय तक ये परिस्थिति है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, वो भी अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन जब से 1973 से केशवानंद भारती केस आया था उसके बाद से आप अनुच्छेद केशवानंद भारती में कहा गया था कि मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है 368 के तहत, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो संविधान के मूल ढांचा को नष्ट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बताइएगा इसको कमेंट में कि आपको पहले से पता था कि नहीं पता था। ध्यान से ये बताइए कि अगर आप कहें सरकार से कि हमें ये अधिकार नहीं चाहिए, बोलने का अधिकार नहीं चाहिए, हमें नौकरी में ये अधिकार नहीं चाहिए, या हमें यानी जितने भी अनुच्छेद 12 से 35 तक में अधिकार दिए गए हैं, आप अगर उनका त्याग करना चाहें तो अगर त्याग करना भी चाहें तो त्याग सकते हैं कि नहीं सकते।
तो ध्यान रखना, मूल अधिकारों को आप त्याग नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार आपके पर्सनल हित में न होके एक सामाजिक हित के लिए दिए गए हैं। इसलिए आप कहीं भी कभी भी किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। ये मामला विश्वेश्वर नाथ मामला में आया था, विश्वेश्वर नाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अगला देखते हैं। देखिए अब अनुच्छेदों की चर्चा करते हैं। देखिए इतिहास के बारे में भी जानना जरूरी था कि इसके पहले क्या बैकग्राउंड था, उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब अनुच्छेद 12 के देखते हैं। अनुच्छेद 12 से चालू होता है। तो अनुच्छेद 12 ये कहता है, देखेंगे आप 12 से, इसके बाद 14 से चालू होता है। 14 से आप 32 या 35 तक कहीं भी देखेंगे तो उसमें लिखेगा राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये करेगा। तो आखिरकार राज्य किसे माने? तो हमारे संविधान अनुच्छेद 12 में स्पष्ट लिखा कि आप राज्य किसे मानेंगे। तो अनुच्छेद 12 यही कहता है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द किसको माना जाएगा, यानी राज्य शब्द की परिभाषा देता है भाग 3 का अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 ये कहता है कि आप राज्य किसे मानेंगे। और ध्यान रखना, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो भाग 3 और भाग 4 यानी जो DPSP है 36 से 51 तक, उसमें भी लागू होता है। आगे अनुच्छेद 36 में लिखा है कि राज्य शब्द का यहाँ वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है, सीधा से याद रखना है। और अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य हम मानेंगे 4 बातें हैं। देखिए, अगर संसद कोई नियम बनाएगी तो राज्य है, भारत सरकार नियम बनाएगी राज्य है, कोई राज्य नियम बनाएगा, कोई राज्य की यानी सरकार नियम बनाएगी तो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ये राज्य, या इस राज्य की कोई विधानमंडल यानी जो विधानसभा है अगर ये नियम बनाएगी, विधानमंडल मतलब राज्यसभा विधानसभा यानी दोनों भी विधान परिषद, तो राज्य है। अगर कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं ना, स्थानीय प्राधिकारी यानी पंचायतें हो गई, म्यूनिसपालिटी हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, हाँ, लेकर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, अगर ये भी कुछ बनाता है नियम तो वो भी राज्य है। और तीसरा था अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटी। अब सबसे ज़्यादा जो विवादित मामला था वो यही था, अन्य प्राधिकारी वाला, कि अब अन्य प्राधिकारी किसे माना जाए। इसमें बहुत विवाद हुआ, आज तक होता रहा है। देखेंगे कितने विवाद हुआ, जल्दी जल्दी थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। वो अगर इसको बताइएगा हमें कि ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो हम अन्य प्राधिकारी के बारे में एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें आप समझ लीजिएगा। इसमें हम थोड़ा जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, पहले तो यही है वर्तमान में कि अन्य पदाधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान द्वारा अथवा किसी परिनियम द्वारा सृजित किए गए हैं और जिन्हें विधि या उपविधि बनाने की शक्ति है। यह जरूरी नहीं है कि उन्हें सॉवरेन पावर या संप्रभु शक्ति मिला हो। क्या इसका अर्थ आगे आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये था सीधा सा मामला कि अन्य प्राधिकारी हम माने किसे किए है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उसकी इंटरप्रिटेशन किया है, बार बार उसका निर्वचन यानी व्याख्या किया है। कब क्या किया है आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 12 से संबंधित प्रमुख वाद। तो पहला वाद शांताबाई बनाम मद्रास यूनिवर्सिटी 1954 में आता है। मद्रास यूनिवर्सिटी एक नियम लेके आती है। उस नियम में था कि महिलाओं को विद्यालय में प्रवेश करने का रोक लगाता था। तो शांताबाई सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है इससे तो हमारे मूल अधिकार का हनन होता है। हमारे मूल अधिकार में लिखा है कि कभी भी विधि या लिंग के आधार पर, अनुच्छेद 15 में आप देखते हैं कि यानी लिंग के आधार पर भेदभाव को मना करता है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी हमारे साथ भेदभाव कर रही है, ठीक है। तो उसमें लिखा कि राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगा जो लिंग से तात्पर्य हो, यानी लिंग को आधार बनाए। तब ये यानी मामला आता है कि क्या मद्रास यूनिवर्सिटी राज्य है कि नहीं। तो देखिए, ऊपर के जो 3 हैं उनमें तो राज्य नहीं है। तीसरा अन्य प्राधिकारी के तहत पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक निर्णय दिया। देखो, निर्णय देने के लिए, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए कई हथियार होते हैं, यानी कई तरह के औजार। उनमें से एक होता है यूजिसडम जेनेरिस। एक शब्द है यूजिसडम जेनेरिस। देखिए, ये कहता है कि आप जो पहले दिए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड कोई चीज़ समझ लीजिए। ये कहता है सीधा सी बात, मतलब कि आप जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं 1 3 5 7 9 11 13 डैश, आगे क्या होगा। तो आपने दिमाग लगाया 1 3 5 7 9 11, ये तो विषम संख्या का कम दिया है तो 13 का आगे 15 आएगा। यानी अगर 15 नहीं दिया तो आप उसके पीछे के जरिए से समझ लीजिए। ये कहता है यूजिसडम जेनेरिस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, उसके पहले राज्य सरकार की बात की गई कि सरकार ऐसा करेगा। सरकार से कहीं ना कहीं से संबंधित है, जो संप्रभु शक्ति है, जो अपने आप में स्वतंत्र है। और मद्रास यूनिवर्सिटी
संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है। ठीक है, सरकार इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दिया कि हाँ मद्रास यूनिवर्सिटी ये कर सकती है, सरकार नहीं है। ठीक है, यानी ये राज्य के अंतर्गत इसकी सीमा वो राज्य की परिभाषा में ये नहीं है। आगे देखते हैं, अभी ध्यान रखना यूनिवर्सिटी बाद में आ जाता। इसके बाद पलट गया ये नियम, आता है 1961 में उज्जमबाई बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो उज्जमबाई में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देती है कि नहीं, जो ऊपर की 3 बातें हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनमें से किसी भी प्रकार का कॉमनजीनियस संबंध नहीं है। ठीक है, नो कॉमनजीनियस यानी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। यानी हमारे संविधान सभा ने इस लिखा है कि जो भी संभव हो लिख सकते हैं, उस समय वो संभव था ये लिख दिए, आगे भी जो संभव हो लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है सरकार द्वारा हो। ठीक है, तो जो यूजियसिडम जेनेरिस वाला था इसकी व्याख्या को समाप्त कर दिया कि हम इसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं बना सकते, यानी हो कॉमनजीनियस नहीं है ऊपर। इसके बाद देखते हैं, तीसरा वाद आता है राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाम मोहनलाल 1967 में। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कुछ नियम बनाती है प्रमोशन के लिए, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण बनाती है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है कि ऑल बॉडी क्रिएटेड बाई, सीधा सा नियम दिया कि ऑल बॉडी क्रिएटेड बाई स्टेचुई गवर्नमेंट और क्यूसी गवर्नमेंट, यानी कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी संस्था बनाई गई और सरकार उसको पूर्ण रूप से या आधे रूप से भी चलाती है तो वो राज्य की परिभाषा में है, ध्यान रखिए। इसलिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना राज्य ने किया है और राज्य ही से चला रहा है, इसलिए राजस्थान इलेक्ट्रिकल बोर्ड राज्य है। बाद में ध्यान रखना उसको भी दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी भी राज्य है, आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद सुखदेव बनाम भगत राम केस आता है 1975 में। उसमें आता है कि जैसे सरकार जो कंपनियां बना रही है, ONGC, BSNL, NTPC, LIC, क्या ये राज्य हैं कि नहीं, कमर्शियल यूज के लिए जो बनाई गई हैं। तो उसमें भी कहा गया कि हाँ, अगर सरकार किसी का मैनेजमेंट करती है, एग्जीक्यूट करती है, अपने लाभ के लिए कमाती है, उसका लाभ लेती है, तो वो भी राज्य माना जाएगा। तो ये भी राज्य हुए। इसके बाद 1975 में ही केस आता है सभाजीत तिवारी बना भारत संघ का। उसमें पूछा गया कि जो हमारे यहाँ की CSIR है, क्या ये राज्य है कि नहीं। ठीक है, जो सांस्कृतिक और औद्योगिक परिषद है, राज्य है कि नहीं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि देखिए, इसको सरकार चलाती है, ठीक है, सरकार इससे एग्जीक्यूट करती है पूरा, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो वे किसी अधिनियम के तहत ना होकर पहले हुई थी, यानी संविधान प्री कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसलिए संविधान के पहले बनी थी, इसलिए ये राज्य नहीं है, ध्यान रखना। भले ही सरकार चला रही है, लेकिन इसकी स्थापना नहीं किया था इस संविधान के तहत या स्टैच्यू के तहत, कोई भी स्टैचरी के तहत, इसलिए इसे राज्य नहीं माना जाता CISR को या CSIR को। इसके बाद RD शेट्टी बनाम इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी केस आता है, सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना इसको। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम 5-6 पहचान बताते हैं, अगर ये पहचान मिल जाए तो समझ लेना आप राज्य है। पहला ये कहा कि अगर सरकार का पूरा किसी कैपिटल में शेयर है तो राज्य है, किसी को मोनोपोली स्टेटस दिया है तो राज्य है, अगर किसी की फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी सहायता राज्य करती है और उतनी सहायता कर देती है कि उसकी पूरा एक्सपेंडिचर उसी से चला जाता है, यानी 95% से ज़्यादा उसका खर्च सरकार देती है, तो वो राज्य है। कोई डीप एंड परवेसिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट में है तो राज्य है। कारपोरेशन पब्लिक इम्पोर्टेंस है, अगर कोई अगर कारपोरेशन बनाया गया है पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए तो राज्य है। क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, अगर गवर्नमेंट से संबंधित है। अगला कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू ट्रांसफर कारपोरेशन, यानी अगर कोई पहले डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के पास था, बाद में अगर किसी कारपोरेशन को सौंप दिया तो भी राज्य। ये समझ लेना, यानी इतनी बातें कहा, अगर इतने मिले तो समझ लो राज्य। इसके बाद अजय हास्य बनाम खालिद मुजीद 1981 में आता है। इसमें RD शेट्टी केस में थोड़ा और व्याख्या सुधार किए गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ये कहा इसमें कि देखिए, आपको जो पहले हम 6 पहचान बताए थे तो आप लेके आ जाइए, ये पहचान बताए थे, ज़रूरी नहीं है कि वो अंत में वो होगा ही, यानी अगर वो राज्य होगा ही, उसका तो व्याख्या बाद में हम करेंगे, पहचान है सिर्फ वो। ये नहीं कि उतना अगर किसी को पा गए कि कोई सरकार की किसी में शेयरधारिता है, ले आए, तो शेयरधारिता होना मतलब 100% ये नहीं है कि वो राज्य होगा, उसको तो बाद में हम बताएंगे कि है कि नहीं। सिर्फ आपको संकेत दे रहा है कि अगर ये सिम्पटम मिले तो आ जाए। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि कोरोना में आपका बुखार आ रही है, ठीक है,
आपको स्वाद नहीं मिल रहा है, आपकी महक चली गई है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो ये सिम्पटम है, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना हो ही जाएगा। तो इसी प्रकार से वहाँ बताया कि वो सिम्पटम हैं, हम जो बताए थे उसमें सिम्पटम है, ज़रूरी नहीं को राज्य होगा, होगा कि नहीं होगा बाद में हम जांच करके बताएंगे। फिर चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी आता है, इसमें पूछा जाता है कि एनसीईआरटी राज्य है कि नहीं, तो राज्य नहीं मानती, क्योंकि एनसीईआरटी सरकार के लिए ही ना काम करके अन्य हितों में भी काम करती है, ऑटोनॉमी बॉडी है और अन्य हितों के लिए भी इसका काम करती है, आता है ये राज्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद सबसे आता है कि जो बीसीसीआई है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ये राज्य है कि नहीं, तो जी टेलीफिल्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देती है कि बीसीसीआई की स्थापना ना तो किसी स्टेचुरी बॉडी के तहत की गई थी, ना तो भारत की संसद ने किया था, ना तो संविधान ने किया था, अतः ये राज्य नहीं है। तो देखिए वर्तमान में सीधा सा ये नियम है कि राज्य उसी को माना जाएगा जिसमें सरकार की हिस्सेदारी हो, सरकार चलाती हो, ठीक है, प्रशासनिक तौर में चलाती हो, वित्तीय रूप में चलाती हो, या कोई फंक्शन उसका करती हो, तो राज्य है, ठीक है। बाकी और पूरा मामला क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बार बार तय करती रहती है और उसका निर्णय अपना बदलती रहती है, ठीक है। अगला वो आज की स्थिति में देखिए कई स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्य है कि नहीं, तो देखिए इसलिए पहले समझा दिए थे कि ये समझ जाएं, जैसे एलआईसी, ओएनजीसी, यूनिवर्सिटी, लीगल पर्सन, आईसीएआर, एफसीआई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड, बीएसएनएल, यूपीएससी, बैंक और इंश्योरेंस, ये राज्य की सीमा के अंतर्गत आते हैं। कब कब कहाँ कौन आया इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। राज्य नहीं तो देखिए बताया था एनसीईआरटी राज्य नहीं है, जो वक्फ बोर्ड होता है वो भी राज्य नहीं है, सीएसआईआर राज्य नहीं है, बीसीसीआई भी नहीं। इसके बाद चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 13 सबसे इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13 ही ऐसा अनुच्छेद है जो पूरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि यह मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगा, ठीक है। यह न्यायालय को यह शक्ति देता है कि मूल अधिकारों का प्रहरी बने न्यायालय, यानी मूल अधिकारों की देखभाल न्यायालय करेगा। अगर सरकार उसके साथ या कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, यह अनुच्छेद 13 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 न्यायालय को ये मतलब शक्ति देता है, ठीक है, कि ऐसी कोई भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 देता है सुप्रीम कोर्ट को। अब न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, देखो थोड़ा समझ लो। न्यायिक पुनर्विलोकन जो शक्ति होती है वो न्यायालयों को दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी न्यायालयों को दी जाती है कि जो विधानमंडल यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार यानी जो विधानमंडल नियम बनाया है इसकी संवैधानिकता की आप जांच करिए। अर्थात जो सरकार या स्टेट या केंद्र वाली नियम बनाया है इसकी आप क्या करिए, संवैधानिकता की जांच करिए। अगर ये संविधान के अंदर है तो सही है, अगर संविधान के बाहर है तो अगर ये मूल अधिकारों के अंदर है तो सही है, लेकिन अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप सीधा शून्य घोषित कर दीजिए, ठीक। ये भी यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की जो ये शक्ति है अमेरिका से लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 12 में शक्ति दी गई है और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में शक्ति दी गई, ठीक है। ध्यान रखिए, थोड़ा वीडियो ये भी बड़ा हो रहा है लेकिन थोड़ा समझ लीजिए आगे 5 मिनट में। और अब अनुच्छेद 13 की भी दो पार्ट है, अनुच्छेद 13(1) अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि जिस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 से, उसके पहले जो भी नियम चल रहे थे अगर वो नियम आज के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन कर रहा है तो आप उनको शून्य घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 13 फर्स्ट ये कहता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व कि भारत में ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 से असंगत हैं शून्य हो जाएंगी। अर्थात ये कहता है अनुच्छेद 13 का फर्स्ट क्लॉज कि संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से अगर मूल अधिकारों से असंगत कोई नियम है तो उसको तुरंत आप क्या करिए, शून्य घोषित कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना एक बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत आता है आगे चल के 1955 में आता है, 54-55 में, कि संविधान पूर्व विधि यानी संविधान पूर्व विधि का मतलब वो नियम जो संविधान के बनने के पहले बन गए थे। तो संविधान पूर्व विधि जो भाग 3 से असंगत है संविधान के लागू होने पर प्रभावहीन हो जाती है, किंतु अतीतकालीन व्यवहारों के लिए यह विधि अस्तित्व में होती है। इसे आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। क्या है इसका मामला, ये समझते हैं। देखिए आच्छादन का सिद्धांत कुछ नहीं कहता, यही कहता है। इसके पहले एक और सिद्धांत आएगा उसको देख लीजिए, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कि देखिए कोई भी नियम है तो आप उसको लीजिए,
और जो मूल अधिकारों के नियम है, यानी मूल अधिकार को आप एक छन्ना मान लीजिए, मूल अधिकार एक छन्ना है, तो इस मूल अधिकार रूपी छन्ना में जो भी नियम है उसको डाल दीजिए। अगर वो नियम नीचे आ गया तो रख लीजिए, यानी वो संगत है। अगर वो नियम उस छन्ना से नहीं निकला नीचे तो उसको बाहर रख दीजिए, यानी वो संविधान से असंगत है। सीधा सा है। देखिए, पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी चीज़ है अगर, तो उसको सीधा क्या करिए आप, ये मूल अधिकारी रूपी छन्ना में डाल दीजिए। अगर नीचे गिर गया तो हाँ संगत में है, रख लीजिए, लागू रहेगा। अगर नहीं निकला तो असंगत है, लागू नहीं रहेगा। अब इसके बाद आच्छादन क्या कहता है कि अब जो ऊपर बच गया, जैसे छन्ना छान लिए, नीचे गिर गया, सही है, जो असंगत है उसको क्या करें। तो जो आच्छादन का सिद्धांत यही कहता है। आच्छादन कहता है कि जो बच गया है उसको आप छिपा लीजिए। आच्छादन मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, उसको छिपा के रख लीजिए, ठीक है। उसको आप नष्ट नहीं करेंगे, उसको आप छिपा के रख लीजिए। और मतलब रखा है, अभी छिपा है, लेकिन अगर कहीं भी बाद में संविधान में वो नियम बन जाता है कि नहीं, वो बात जो पहले लिखी थी वो अब सही है, तो पुनः जी जाएगा वो। देखिए, मरता नहीं है, वो सो जाता है सिर्फ, यानी छनने के बाद जो नीचे असंगत है उसकी कोई विवाद नहीं, हो तो संगत है। असंगत है उसको आप डिलीट नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, ठीक है, उसको सिर्फ सुला देंगे, ठीक है। बाद में अगर उसकी नियम बन जाता है तो आप उसको जगा सकते हैं। जैसे आप ज्वालामुखी सुनते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से 2 समझते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय मतलब जो आज चालू है, निष्क्रिय मतलब जो आज चालू नहीं है लेकिन भविष्य में कहीं चालू हो सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि जो भी, जैसे बताते हैं, आपको बता दें कि जो आच्छादन का सिद्धांत आया था ये भीखा जी बनाम मध्य प्रदेश सरकार में आया था। तो उसमें क्या था कि 1947 में एक नियम बना था, उसमें मध्य प्रदेश को एक शक्ति दी गई थी कि जो मोटर वाहन यानी मोटर वाहन होते हैं उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो ये नियम बना सकती है कि वो वाहन सिर्फ सरकार चलाएगी, प्राइवेट आदमी नहीं चलाएंगे, निजी आदमी नहीं चलाएंगे। लेकिन बाद में जब संविधान लागू हुआ तो अनुच्छेद 19 में तो आप देखते हैं, अनुच्छेद 19 का भाग 5 है, शायद देख लीजिए 5 या 6, उसमें कहता है कि आपको, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने की अधिकार है आपको जीविका चलाने के लिए, ठीक है। तो भीखा जी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की, इसमें तो हमें ये अधिकार है कि हम अपने जीविका के लिए चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ये नियम कर दिया है कि यहाँ पर कोई निजी वाहन नहीं चला सकते, ठीक है। तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसमें बाद में हमारे, ठीक है, अनुच्छेद 19 में एक और अनुच्छेद जोड़ा गया था कि देखिए, भले ही उसमें ये लिखा है कि हम विभेद नहीं करेंगे, आप कोई भी प्रैक्टिस कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर तकनीकी ज्ञान या राष्ट्र हित के लिए कोई ज़रूरी है तो हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ये बाद में जोड़ दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ ये गलत था, ठीक है, ये सरकार नहीं कर सकती जब 54 में आया, क्योंकि ये 1947 में बना था, उसके बाद डिलीट हो जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें आच्छादन का लगेगा, यानी 1947 से जब तक इसमें संविधान में नहीं लिखा था 55-56 तक, तब तक तो ये सुसुप्त अवस्था में चला गया था, उसके बीच में अगर वो लागू किया था तो वो तो गलत है। लेकिन आज संविधान में ये बात लिख दी गई है, इसलिए अब ये उचित है, यानी आच्छादित है, डिलीट नहीं हुआ था, सो रहा था बीच में, अब इसे जगा दिया गया, ये आच्छादन कहता है, ठीक है। 13(2) क्या है, तो 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद अगर विधानमंडल कोई भी ऐसी विधि बनाती है जो मूल अधिकारों को छीनती है या उनको न्यून करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त शून्य कर देगी। मतलब 13(1) कहता है कि संविधान के पहले के जो नियम हैं उनको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देगी अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, और 13(2) ये कहता है कि संविधान लागू होने के बाद भी अगर कोई ऐसा नियम बनता है जो मूल अधिकारों से न्यून करता है, कम करता है, तो भी भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट उसको शून्य घोषित कर देगी। इसकी चर्चा कर दिए थे। अब आपको अपना परखना है। इसमें एक सिंपल सा सवाल पूछे हैं कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किए, मौलिक अधिकार से समाप्त करके कानूनी अधिकार बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर दीजिए, ठीक है। और अगर हाँ अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा देख के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए कि अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।